तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर फेवरेट बायोलॉजी चैनल ओजोन क्लासेस। मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा सुपर्ब टॉपिक के बारे में, दैट इज मियोसिस। कल हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में हमारी डिस्कशन कर ली थी। आज हम एक बार मियोसिस का एक जनरल अकाउंट देख लेते हैं सबसे पहले, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। एंड आफ्टर दैट आई विल टेक यू थ्रू सम ऑफ माई हैंड ड्रॉन स्लाइड्स जो हम साथ साथ ड्रॉ करेंगे। एंड वहां से आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी रिव्यूइंग एनसीईआरटी, जिससे हमारा कोई पॉइंट छूटे ना और आपका सारा कंटेंट इस एक लेक्चर के अंदर ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी हो जाए। तो कल मैंने आपको माइटोसिस पढ़ा दी थी। सबसे पहले उस माइटोसिस को हम लोग रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। माइटोसिस के अंदर क्या क्या हो रहा था, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले तो माइटोसिस को दोस्तों हम लोगों ने क्या बोला था, इक्वेशनल डिवीजन बोला था। इसे इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए बोला गया क्योंकि यहां पर आप जिस हिसाब का सेल लेंगे उसकी डिवीजन के बाद उसके डॉटर सेल्स भी एग्जैक्टली वैसे ही बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास एक हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल मतलब जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर आप हैप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस कराओगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, अगर हैप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस कराओगे तो जो दोनों सेल बनेंगे दोनों के दोनों हैप्लॉइड ही बनेंगे। सिमिलरली लेट्स से आप अपने जाइगोट की बात करते हैं। जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड सेल बेसिकली। तो वहां पर क्या होगा, सिंगल सेल जो है डिप्लॉयड इन नेचर, इसके अंदर अगर आप माइटोसिस कराओगे तो इसमें भी क्या होता है, सेम प्लॉइडी के आपको मल्टीपल सेल्स देखने को मिलते हैं। यानी यहां भी दो सेल बनेंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे, आपके डिप्लॉयड होंगे। यानी अगर मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे दूं तो वो ये हो जाएगी कि देयर इज नो चेंज इन प्लॉइडी। प्लॉइडी में कोई भी चेंज नहीं होगा, प्लॉइडी आपकी सेम रहेगी। इफ यू हैव टेकन द इनिशियल सेल्स एज हैप्लॉइड, both the final cells would be haploid. If you have taken the initial cell as diploid, both the final cells would be diploid. What were the sequence of events that has taken place in mitosis? माइटोसिस में आखिर हो क्या क्या रहा था। अब आप देखिए माइटोसिस में सबसे पहले क्या हो रहा था, इंटरफेस। और इंटरफेस में आपके और भी काफी सारे फेजेस थे जो आपको देखने को मिले, जैसे कि आपका G1, G1 के बाद है S के बाद है G2। ये पूरा का पूरा किस में आ रहा था, इंटरफेस के अंदर ही आ रहा था। आफ्टर इंटरफेस देयर इज अ फेज कॉल्ड एम फेज, यानी जिसमें एक्चुअल आपकी क्या होती है, माइटोसिस होती है, एक्चुअल डिवीजन होता है एम फेज। अब एम फेज में भी क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यानी कि आपकी सबसे पहले क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, यानी आपका सेल भी फिर दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमें ये पता था कि ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसके अंदर भी मल्टीपल चीजें हमें देखने को मिली। यानी सबसे पहले क्या हो रहा था आपका प्रोफेज, फिर क्या हो रहा था आपका मेटाफेज, फिर क्या हो रहा था आपका एनाफेज, फिर क्या हो रहा था आपका टीलोफेज, ये भी हमें पता है। और कैरियोकाइनेसिस में अगर प्लांट सेल है तो फ्रेगमोप्लास्ट बन रहा था, यानी कि सेल प्लेट बन रही थी। तो सेल प्लेट बन रही थी कहां, इन केस ऑफ प्लांट्स। और अगर एनिमल था तो एनिमल के अंदर डायरेक्टली क्या हो रहा था, आपका फरो बन रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड जा रही थी एनिमल्स के अंदर। क्या ये रिवीजन स्लाइड सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यस। यहां हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो गया कि हमने कल माइटोसिस के अंदर क्या पढ़ा था। लेकिन सबसे खास बात जो है वो देखनी है हमें इन चार कैरियोकाइनेसिस के फेजेस के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इनमें क्या हो रहा था, प्रोफेज में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब इंटरफेस चल रहा है तो डीएनए खुला खुला पड़ा हुआ है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो हो नहीं रही, तो डीएनए नॉर्मली पड़ा हुआ है। जब डिवाइड करना होगा आपके न्यूक्लियस को तब जाके थोड़ी बहुत पैकिंग स्टार्ट होगी। तो डीएनए बहुत खुला पड़ा हुआ है, मस्त पड़ा हुआ है क्रोमेटिन की फॉर्म में। बाद में क्या होता है, उसका पैक होना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोफेज में जो आपका क्रोमेटिन का मटेरियल था वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, पैक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो बढ़िया तरीके से पैक हो गया, मेटाफेज में जाके वो एक प्रॉपर क्रोमोसोम बना लेगा। मेटाफेज में क्या था, सारे के सारे जो क्रोमोसोम पैक हो चुके हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पे यानी इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाएंगे। फिर सारी चीजें इक्वेटर पे आ गई तो वो आधे आधे क्रोमोसोम फट के अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे एनाफेज के अंदर।
एंड टीलोफेज में वो टेल्स पर पहुंच जाएंगे। टीलो मतलब टेल, वो टेल्स पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर ओरिएंट हो जाएंगे। फिर सेल कटेगा दो हिस्सों में और दो इक्वल पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे सेल के। ये आपका ओवरऑल प्रोसेस था। लेकिन क्या मियोसिस में भी सेम चीजें होंगी? दैट वी नीड टू फिगर आउट। अब यहां पर इक्वेशनल डिवीजन में क्या हुआ, एक बार आपने डीएनए को रेप्लिकेट किया, एक बार डिवाइड कर दिया तो बात वही पड़ गई। भाई आपके पास 50 रुपए थे, कल वाला एग्जांपल लेता हूं। भाई एक फादर सेल है, उसके पास 50 रुपए, इसे अपनी डॉटर्स को भी 50-50 रुपए देने हैं, तो इसके पास पहले 100 रुपए होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एस फेज में अपने डीएनए को डबल कर लेगा। तो इसके पास कितने रुपए हो गए, 100 रुपए। 100 रुपए होने के बाद ये क्या करेगा, 50 रुपए एक डॉटर सेल को दे देगा, 50 रुपए एक डॉटर सेल को दे देगा। तो शुरुआत भी 50 रुपए से हुई और अंत भी 50 रुपए पे हो गया। तो इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए इसे कहा था। लेकिन अब अगर आप देखोगे मियोसिस को, तो मियोसिस में क्या हुआ, पिताजी के पास 50 रुपए हैं स्टार्टिंग में, लेकिन एक ही बार क्या हो रही है, आपकी डुप्लीकेशन हो रही है, यानी 50 रुपए के 100 रुपए तो बने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे दो बार मियोसिस होती है। पहली बार आपकी होगी मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 से क्या हो जाएगा, दो सेल बन जाएंगे, इस पे 50 रुपए जाएंगे, इस पे 50 रुपए जाएंगे, जस्ट फॉर अ रेफरेंस। एंड उसके बाद क्या होती है, मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 2 होती है, भाई इस पे 25 रुपए जाएंगे, इस पे 25 रुपए जाएंगे, इस पे 25 रुपए जाएंगे, इस पे 25 रुपए जाएंगे। यानी शुरुआत हमारी कहां से हुई थी, गौर से देखो, शुरुआत हमारी कहां से हुई थी, 50 रुपए से, और पहुंचे हम सिर्फ 25 पे। तो यहां पे क्या हो गया, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया ना दोस्त, आधा हो गया। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, नॉट इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि रिडक्शनल डिवीजन किस किस सेल के अंदर अब हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि एक डिप्लॉयड सेल है, जैसे जाइगोट, जाइगोट के अंदर हालांकि होती नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस कोई और डिप्लॉयड सेल है, जर्म सेल बोल लो, जर्म सेल है जिसके अंदर आपकी क्या हो रही है, मैं ह्यूमंस में कह रहा हूं कि जाइगोट में मियोसिस नहीं होती है ना, कोई और पर्टिकुलर प्लांट है जिसको डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है फटाफट, तो उसके अंदर हो जाएगी, है ना। जनरल मैं ह्यूमन के रेफरेंस में स्टेटमेंट कह रहा हूं। तो डिप्लॉयड आपका सेल है, इससे हैप्लॉयड सेल बन जाएगा। हैप्लॉयड सेल सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि हमारे स्पर्म्स हैं, ओवम्स हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। गैमीट बनाना बहुत जरूरी है, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनेगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि हैप्लॉयड सेल में मियोसिस होगी? नहीं बोल सकता। भाई आपके पास हर क्रोमोसोम का एक एक सेट है या एक एक कॉपी है, तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी लाइफ की, आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा लाइफ का। लेकिन अगर आपके पास है ही आधे क्रोमोसोम तो नहीं काम चल पाएगा। जस्ट फॉर अ रेफरेंस आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं। आपने डाउन सिंड्रोम का नाम जरूर सुना होगा। डाउन सिंड्रोम को हम बोलते हैं 21st ट्राइसोमी, यानी 21वां क्रोमोसोम एक ज्यादा हो जाता है एक इंडिविजुअल के अंदर, जिस वजह से उसमें मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सिर्फ एक क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने से। सिमिलरली अगर एक क्रोमोसोम कम है, जैसे कि अगर आप टर्नर सिंड्रोम का एग्जांपल लेते हैं, तो भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। काफी सारे ऐसे सिंड्रोम्स हैं जहां पे एक सिंगल जीन के चेंज होने से, इनफैक्ट एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आपने सीकल सेल अनीमिया का नाम सुना होगा। जब एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने पे आपको इतनी बड़ी, इतनी भयानक बीमारी हो सकती है, तो यहां पे तो आपने आधे के आधे क्रोमोसोम ही गायब कर दिए। आपकी बॉडी को लेट से काम करने के लिए 23 क्रोमोसोम की जरूरत पड़ती है और आपके पास पहुंचे 11 या 12 ही, तो आपके तो 11 के 11 क्रोमोसोम्स मिसिंग है। हो सकता है वो बहुत बड़े काम कर रहे हो, और ऑब्वियसली इतने सारे क्रोमोसोम में से कुछ तो ऐसे क्रोमोसोम होंगे विच आर सुप्रीमली एसेंशियल फॉर लाइफ, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप कह सकते हो हैप्लॉइड सेल के अंदर कभी भी मियोसिस नहीं होती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काफी सारे क्रोमोसोम गायब हो जाएंगे और आपको नहीं चाहिए कि कोई भी क्रोमोसोम गायब हो। आप बढ़िया तरीके से अपना जीवन चलाना चाहते हो। अब आ जाते हैं कि मियोसिस में आखिर होता क्या है। नाउ लेट्स गेट इनटू द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस जो कि मियोसिस के अंदर होगा। एंड यहां पर जो मैं आपको खाली स्लाइड पे बताऊंगा, इस स्लाइड में, अगली स्लाइड में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स राइट मियोसिस ओवर हियर, है ना, हम मियोसिस की बात कर रहे हैं। मियोसिस को प्यार से हमने क्या बोला, रिडक्शनल डिवीजन बोला। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोल दिया दोस्त, क्योंकि यहां पर आपका क्या होता है,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम में रिडक्शन हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। आधे क्यों होते हैं? क्योंकि डिवीजन होगा सिर्फ एक बार, और सॉरी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक बार, डिवीजन हो रहा है 2 बार। तो मियोसिस में सबसे पहले क्या आया आपका? इंटरफेज आया, है ना, रेस्टिंग फेज जिसमें थोड़ा बहुत काम चल रहा है, इंटरफेज आया। अब इंटरफेज में आप वही बोल सकते हो कि यार G1 है जिसमें प्रोटीन बन रहे हैं, S है जिसमें डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, फिर G2 है, G1 S G2, यानी S में क्या आया? डीएनए आपका डबल हो गया। आप कह सकते हो भाई डीएनए आपका जितना भी था उसकी क्वांटिटी आपकी डबल हो गई, किस में आकर? एस फेज में आकर। तो एक बार डीएनए की क्वांटिटी डबल हो चुकी है। बट आफ्टर दिस इंटरफेस वी विल सी अ वेरी न्यू थिंग। अभी हम क्या देखेंगे कि आफ्टर इंटरफेस आपका एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है जिसे हम बोलते हैं मियोसिस 1, मियोसिस 1, ठीक है। और मियोसिस 1 क्या है? मियोसिस 1 एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन है। यानी मियोसिस 1 में क्या हो जाएगा? मियोसिस 1 में एक्चुअल में क्रोमोसोम का जो रिडक्शन है वो आपका होगा। यानी यहां पर लेट से इनिशियली आपने एक डिप्लॉयड सेल लिया था, तो एक सेल को जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे, है ना, 2 हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे। अब ये जो सेल्स बने हैं इनमें आपका डीएनए ऑलरेडी अच्छा खासा पैक्ड है, तो इसको दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे दोबारा मियोसिस 2 में जाना है। तो एक छोटा सा इंटरवेल हमें मिलेगा यहां पर, उस इंटरवेल को हम क्या बोलेंगे? इंटरकाइनेसिस। इंटर मतलब बीच का टाइम, किसका? काइनेसिस का, यानी डिवीजन के बीच का टाइम, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का टाइम है इंटरकाइनेसिस। इसमें कोई एस फेज नहीं आता, इंटरफेज अलग है, इंटरकाइनेसिस अलग है, यानी वहां पे कोई डिवीजन नहीं होगी। लेकिन वहां पर क्या होगा मेरे दोस्त? छोटा सा हमें इंटरवेल मिल जाएगा, और इस इंटरवेल के बाद हम क्या कर लेंगे? मियोसिस 2 कर लेंगे। इस इंटरवेल के बाद हम क्या करेंगे? मियोसिस 2 कर लेंगे। और इस मियोसिस 2 को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। भाई एक ही बार क्रोमोसोम रिड्यूस होगा ना, क्रोमोसोम का नंबर, इसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। यानी ये जो 2 हैप्लॉइड सेल थे, एक हैप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, और इस एक हैप्लॉइड सेल से भी 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। यानी आपने शुरुआत करी एक डिप्लॉइड सेल से और 4 हैप्लॉइड सेल बने, तो रिडक्शन हुई। लेकिन रिडक्शन एक्चुअल में हुई कहां पे? रिडक्शन एक्चुअल में हुई मेरे दोस्त आपकी इस पॉइंट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं आपका मियोसिस 1। एक्चुअल में इस पॉइंट पे रिडक्शन हुई, ठीक है। अब अगर इसको और डिटेल में हम लोग देखना चाहें तो और डिटेल में इस चीज को समझते हैं कि मियोसिस शुरू हुई, सबसे पहले G1 फेज आया, S फेज आया, G2 फेज आया, फिर आया मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में क्या होगा? अच्छा एक सेकंड दोस्त, ओके। तो मियोसिस 1 में एक्चुअल में क्या आया? मियोसिस 1 में एक्चुअल में क्या आया? वही अपना प्रोफेज। तो प्रोफेज को क्या बोलेंगे यहां पे? प्रोफेज 1, पीएमएटी, पीमैट, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये हो जाएगा आपका मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद क्या आ रहा था? इंटरकाइनेसिस। तो इस टीलोफेज 1 के बाद क्या आ जाएगा? इंटरकाइनेसिस। और उसके बाद क्या आएगी? मियोसिस 2। और मियोसिस 2 में हम यही सारे फेजेस लिख लेंगे, आपका प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। यहां पर आकर के आपकी पूरी की पूरी मियोसिस क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, है ना। इसके बाद क्या बचेगा? ऑब्वियसली मतलब आपका ये जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल डिवीजन कर सकते हैं, यानी साइटोकाइनेसिस आपका बचेगा। भाई फिर बस सेल को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, बाकी सारा काम हो चुका है। फिर आपकी बचेगी साइटोकाइनेसिस। ये एक्चुअल में आपका कंप्लीट, आप बोलो कि भाई मियोसिस खत्म, एक सेल से आपके सारे टुकड़े टुकड़े बीच में हो चुके हैं। इसके बाद भी टीलोफेज के बाद भी ऑब्वियसली साइटोकाइनेसिस होगी, तब 2 सेल बनेंगे, विच इज वेरी एविडेंट, है ना। तो बीच में लिख भी देता हूं मैं कि साइटोकाइनेसिस बीच में होगी, 2 सेल बनेंगे, फिर 2 सेल के बाद थोड़ा सा ब्रेक, फिर इसका न्यूक्लियर डिवीजन, इसका सेल डिवीजन। दैट इज द थिंग। ये आपका पूरा का पूरा क्लियर कट एनालिसिस है कि मियोसिस में आपको करना क्या है। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है मेरे भाई, वो ये है कि आपके इस प्रोफेज 1 में क्या होगा।
एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर, इस पूरे के पूरे मियोसिस के अंदर आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ प्रोफेज 1 और कुछ भी नहीं, क्योंकि मियोसिस 2 आपको नहीं पढ़ना है। व्हाई? इट इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब हो गया कि मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस, और माइटोसिस तो हम पढ़ के आए ना भाई। मियोसिस 2 इज नथिंग बट इट इज माइटोसिस, क्योंकि इट इज इक्वेशनल डिवीजन। वही प्रोफेज, चाहे आप ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, कोई भी प्रोफेज उठा के देख लो, वही डीएनए कंडेंसेशन होगी। फिर वही आपका मेटाफेज में सेंटर पे आके अलाइन हो जाएंगे क्रोमोसोम, फिर वही आपका फट जाएंगे, फिर उसके बाद अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, फिर सेल डिवीजन होगी, देन मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। देयर इज सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में काम सेम ही होगा, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ। वो थोड़ा बहुत डिफरेंस हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। अभी हमें एक ट्रिक याद करनी है जो कि हमें बताएगी द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेज 1। ला जरा पानी दे दे या ला जरा पेन दे दे। ला मीन्स लेप्टोटीन, जरा दैट इज जाइगोटीन, पेन दैट इज पकाइटीन, दे दैट इज डिप्लोटीन। तो तीन तीन सारे साथ आ गए। अलग से ही नाम है एक डायाकाइनेसिस, वो आपका अलग आ जाएगा, डायाकाइनेसिस। ला जरा पेन दे दे, ला जरा पानी दे दे, जैसे याद करना है, जो लेना है पेन लेना है पेन लो, पानी लेना है पानी लो, याद कर लो, ला जरा पेन दे दे। दैट इज योर प्रोफेज 1 के सारे आपके क्या हो जाएंगे? सब कैटेगरीज हो जाएंगे। अब हमें यही समझना है कि इस प्रोफेज में होता क्या है, ठीक है? यानी इन पांचों छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ प्रोफेज 1 में एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर आप प्रोफेज के जनरल बिहेवियर के बारे में बात करो, अगर मैं यहां पे बोलूं प्रोफेज में एक्चुअल में क्या होगा, तो क्या होगा? क्या हुआ था माइटोसिस के प्रोफेज में? क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रोफेज में आपके जो सेंट्रियोल्स बने थे ये अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देंगे? भाई स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल है ना, पहुंचेंगे मेटाफेज के अंदर, पर मूव करना स्टार्ट तो कर देंगे ना, कर देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, आपका डीएनए की कंडेंसेशन होगी पूरे प्रोफेज के दौरान। डीएनए कंडेंसेशन होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। डीएनए आपका कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लेकिन यहां होता क्या है उसको बहुत गौर से देखेंगे। सबसे पहला फेज जिसको हम बोलते हैं लेप्टोटीन, है ना, लेप्टोटीन को देख लेते हैं। यहां पर लेट से आपका डीएनए पड़ा हुआ था क्रोमेटिन की फॉर्म में। डीएनए कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है ना, यानी डीएनए भी है, इसमें आरएनए भी होगा, थोड़ा बहुत प्रोटीन्स भी होंगे, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। दिस इज योर क्रोमेटिन, दिस इज योर क्रोमेटिन, ठीक है? अब हमें क्या करना है? वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट दिस क्रोमेटिन इनटू अ गुड मोर पैक्ड फॉर्म। तो पहला फेज हमारा क्या आएगा? लेप्टोटीन, है ना। लेप्टोटीन से क्या याद करो? लेप्टोटीन से याद करो लेप्टो वर्ड, यानी लिप्टो, हिंदी वाला लिप्टो, है ना, लिपटना। लेप्टो से लिप्टो याद करो। अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो डीएनए का कंटेंट है आपस में लिपट जाएगा। लिपट जाएगा मतलब ज्यादा पैक्ड हो जाएगा। तो क्या मैं यहां पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना सकता हूं? है ना, अभी सारे ब्लैक से बना देते हैं, बाद में वी विल चूज डिफरेंट कलर्स जब मैं आपको क्रॉसिंग ओवर बताऊंगा, है ना। क्या ये आपस में लिपटना स्टार्ट हो चुके हैं? है ना, लिप्टो में क्या हुआ? लिपटना स्टार्ट हुए, कंडेंसेशन थोड़ी ज्यादा हो गई, और यहां पर आपके जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये है आपका लेप्टोटीन, ठीक है। अब देखो भाई जाइगोटीन, अब देखो जाइगोटीन, जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में जेड अल्फाबेट आता है, जेड का आप एक मिरर इमेज बनाओ, आपका हो जाएगा एस। एस से मैं आपको एक चीज बताता हूं कॉल्ड सिनेप्स और सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मतलब जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पास पास आ जाएंगे। इस हिसाब से अगर हम यहां पर एक सेल
ना बनाए, खुला खुला देखें इसको, तो ज़्यादा बेटर एक क्लैरिटी आएगी हमें। समझ लो यहाँ पर ऑलरेडी एक सेल है, लेकिन हम इसको थोड़ा खुला खुला बना रहे हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ दिस इज अ क्रोमोजोम, है ना, इफ दिस इज अ क्रोमोजोम, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये जो क्रोमोजोम है ये होमोलोगस क्रोमोजोम के साथ अटैच हो जाएगा। अब व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोजोम, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। होमोलोगस क्रोमोजोम मतलब समझ लो आपकी मदर का ये क्रोमोजोम नंबर 1 है, तो फादर साहब का भी ये क्रोमोजोम नंबर 1 होना चाहिए। दैट वुड मेक अ आइडियल पेयर। इस पेयर को हम लोग पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यार मेरी मदर के फर्स्ट क्रोमोजोम पे अगर पहला जीन आईसाइट का है लेट से, तो फादर के भी फर्स्ट क्रोमोजोम पे फर्स्ट जीन आईसाइट का होगा। सेवेंथ जीन अगर हाइट का है तो सेवेंथ जीन हाइट का ही होगा। तो सेम लोकस के ऊपर सेम चीज का जीन यहां पर होना चाहिए, इसे हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, सेनेप्स या सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मतलब दोस्त यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर बीच में कुछ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स है इन्होंने साथ में क्या कर ली है, गुटबंदी कर ली है एकदम, साथ साथ ये दोस्त बन चुके हैं, हम साथ साथ हैं हो चुका है इनका। दैट इज कॉल्ड एज द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स बना है इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बाद यहां पर ये आपका जाइगोटीन है, इसके बाद क्या था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन। सिर्फ पकाइटिन इकलौता ऐसा फेज है जिसमें सी अल्फाबेट आता है। सी से हम लोग क्या याद करेंगे, सी से हम लोग याद करेंगे क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन, है ना, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो यहां पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर में सी आता है ना। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, अब ये जो दो क्रोमोसोम है ये आपस में ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, यानी ये अगर एक ब्लैक क्रोमोसोम है तो ये वाला साइड आपका सेफ रहेगा, ये वाला साइड आपका ओवरलैप कर जाएगा किसके साथ, रेड वाले के साथ। ये वाला साइड आपका ओवरलैप कर जाएगा रेड वाले के साथ, और रेड वाले का ये साइड ओवरलैप कर जाएगा। तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर गए ना, तो इसे क्या बोला, क्रॉसिंग ओवर। और रिकॉम्बिनेशन मतलब इनके कुछ फ्रेगमेंट्स चेंज हो जाएंगे, यानी काले वाले का कुछ पार्ट जो है वो टूट करके रेड वाले पे आ जाएगा, और रेड वाले का कुछ पार्ट टूट करके काले वाले पे आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, है ना। तो अगर आप इसका एक फाइनल डायग्राम देखोगे, ओके इसको चेंज कैसे करते हैं दोस्त, ये तो कुछ और ही हो गया, 1 सेकेंड यार। कुछ करते तो हैं यार इस डायग्राम को इस साइड लाने के लिए, ट्राई करते हैं एक बार। हाँ हो गया, डन। ओके तो अब देखो यार, अब देखो ये जो काला वाला था इसकी एक्चुअल ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी। अच्छा अभी जस्ट रेफरेंस के लिए बना के दिखा रहा हूं, है ना, आएगा डायग्राम फाइनल उस पर, लेकिन जस्ट रेफरेंस के लिए मैं बना के दिखा रहा हूं कि जब ये हटेंगे एक दूसरे के पास से तो इनका एक्चुअल ओरिएंटेशन क्या रहेगा। एक्चुअल ओरिएंटेशन ये रहेगा कि ये ब्लैक वाला जो है इस पे इतना पार्ट आ गया रेड वाले का, इतना पार्ट आ गया रेड वाले का, है ना, क्योंकि यहां से क्रॉस किए थे। और ये जो रेड वाला है इस पे इतना पार्ट आ गया ब्लैक वाले का, इतना पार्ट आ गया ब्लैक वाले का, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल रिजल्ट हो जाएगा आफ्टर क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं कि आपका यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, और दो आर्म्स जो है क्रोमोसोम की वो आपकी इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कर गए, है ना, ये आपकी क्रॉस कर गए। अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अब ये आर्म्स क्रॉस कर जाएंगी और कॉम्प्लेक्स जो है वो थोड़ा सा टूटना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आपका एक कॉम्प्लेक्स था जिसे हम कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये अभी भी है ना। अब क्या होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी सिर्फ ये क्रॉसिंग ओवर रह जाएगी अगले फेज के अंदर, दैट इज, नई स्लाइड ले लेते हैं, दैट इज डिप्लोटिन। दैट इज डिप्लोटिन। ये आपने सेल बनाया, पर सेल रहने देते, क्रोमोसोम पे ज्यादा फोकस करना है, तो समझ लो लेट से आपने क्रोमोसोम बनाया, ये आपका ब्लैक वाला इस साइड था,
ये क्रॉस करके ही बैठा हुआ है अभी भी। दोस्त ये क्रॉस करके ही बैठा हुआ है अभी भी, है ना। बाद में मैं आपको थोड़ा सा डांस करके दिखा दूंगा जिससे आपको ये ट्रिक याद हो जाए। अब देखो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं कियाजमाटा, जो कि एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है। देखो यहां पे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कियाजमाटा, जहां पर एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर हुई है। ठीक है, और ये बीच का जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था डिसॉल्व हो गया। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व, यानी सिर्फ ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाकी नीचे का सारा जो कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व हो गया। अब अगले फेज में क्या होगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर भी टूट जाएगा। अगर एक्स शेप स्ट्रक्चर भी टूट जाएगा तो कौन सा डायग्राम बनेगा, जो हम पहले ऑलरेडी बना चुके हैं वही डायग्राम बनेगा कि भाई ये ब्लैक वाला जो क्रोमोसोम है इस पे छोटा सा रेड वाला पार्ट आ गया, और रेड वाले क्रोमोसोम पे बाय डिफॉल्ट आपका क्या आ गया, थोड़ा सा ब्लैक वाला पार्ट आ गया। और इसीलिए मियोसिस के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि हर ब्लैक क्रोमोसोम पे थोड़ा सा रेड वाला आपको देखने को मिलेगा, और हर रेड क्रोमोसोम पे थोड़ा सा आपको ब्लैक वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड रिजल्ट आपका ये हो गया। तो पहले ये दो क्रोमोसोम कैसे थे मेरे भाई, पहले दो क्रोमोसोम आपके ऐसे थे, ब्लैक और रेड। इस पे कोई रेड नहीं, इस पे कोई ब्लैक नहीं। अब क्या हो गया, अब आपका ये इस हिसाब से देखने को मिले, जिसमें आपका ये जो कियाजमाटा था ये भी क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, है ना। नो कियाजमाटा, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर था ये भी गायब हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, डायाकाइनेसिस। इसे हम क्या कहते हैं, डायाकाइनेसिस। तो एक्चुअल में क्या हुआ अब समझते हैं। देखो यार, सबसे पहले ये आपका एक क्रोमोसोम है मदर का, ये आपका एक क्रोमोसोम है फादर का। सबसे पहले लेप्टोटीन में क्या हुआ है, लिपट करके क्रोमोसोम्स थोड़े टाइट हो गए, कंडेंस हो गए। फिर क्या हुआ, जाइगोटीन, जिसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जेड का मिरर इमेज बनाओ एस, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में साथ साथ आ गए। अब ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है इसके बाद क्या होगा, पकाइटीन, जिसमें सी अल्फाबेट आता है यानी क्रॉसिंग ओवर। तो ये नीचे से देखो जुड़े हुए हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, अब ये क्रॉस भी कर गए। ठीक है, अब ये एक्स शेप जो स्ट्रक्चर बना है कियाजमाटा, ये तो रहेगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा, और एंड में ये कियाजमाटा भी डिसॉल्व हो जाएंगे। इस क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट इस पे आ जाएगा, इस क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट इस पे आ जाएगा। दैट्स इट। 5 फेजेस है। लेप्टो, पहले खुला खुला पड़ा हुआ है डीएनए, लेप्टो यानी लिपट करके क्रोमोसोम बन गया। जाइगोटीन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पकाइटीन, क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। डायकाइनेसिस, डिसोल्यूशन और डाइल्यूशन ऑफ कियाजमाटा। 5 स्टेप। यहां पर हमारा एंड रिजल्ट क्या है, लेकिन हमें वेरिएशंस देखने को मिल गई। ये जो 2 क्रोमोसोम है, अब इनमें हमें कुछ नए एलिमेंट देखने को मिल गए। इस काले वाले क्रोमोसोम के लिए ये नया एलिमेंट है, ये नया एलिमेंट है। इस रेड वाले क्रोमोसोम के लिए ये नया एलिमेंट है, ये नया एलिमेंट है। ये हमें देखने को मिले। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि मियोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इंपार्ट्स वेरिएशन, क्योंकि इसमें नए नए कॉम्बिनेशन खुद ब खुद बन रहे हैं। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहां पे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। काफी बच्चों को आइडिया नहीं रहता कि क्रोमोसोम का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। ये आपका क्या है, सेंटर है क्रोमोसोम का। अगर हम एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करते हैं, इस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रो मतलब सेंटर पे पाई जाने वाली, है ना। मेयर का मतलब क्या होता है, बॉडी, यानी ऐसी बॉडी जो लगभग सेंटर पे पाई जा रही है, इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब इस सेंट्रोमेयर के साथ क्या अटैच है, आपके आर्म्स अटैच है या क्रोमेटिड्स अटैच है। जो सवाल हमें जानना है वो यही है कि आर्म्स और क्रोमेटिड्स में फर्क क्या है। तो यहां पर देखो, एक साइड में आपकी ये आर्म होगी, 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 है ना। एक क्रोमोसोम की 4 आर्म्स हैं इन द मोस्ट यूजुअल स्टेट। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा सेंट्रोमेयर। गॉट इट। ये क्या है, हमारी आर्म्स है, ये हमारी आर्म्स है। एक आर्म हमने दिखाई है तो ये आर्म हो गई रेदर देन आर्म्स। अब ये जो सेंट्रोमेयर है इसके चारों ओर पे एक प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, आपका काइनेटोकोर कहते हैं, जहां पर आपकी क्या लगेंगी, स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होंगी। तो इस काइनेटोकोर पर आकर के क्या अटैच होंगे, आपके स्पिंडल फाइबर्स अटैच
होंगे। लेट्स से यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर दिखा देते हैं हम लोग, या यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर दिखा देते हैं। ये इसको यहाँ खींच रहा है, ये इसको यहाँ खींच रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्पिंडल फाइबर, दिस इज योर स्पिंडल फाइबर। गॉट इट। अब यहां पर देखो कि इस साइड का जो पूरा का पूरा पार्ट है, इस साइड का जो पूरा का पूरा पार्ट है, दोनों आर्म्स, इसे आप बोलेंगे क्रोमेटिड वन। तो क्रोमेटिड में दो आर्म होती है, हमेशा याद रखना। इट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड वन। और इस साइड का जो पूरा का पूरा आर्म है, इसे हम बोलेंगे क्रोमेटिड टू। इसे हम बोलेंगे क्रोमेटिड टू। क्रोमेटिड वन, क्रोमेटिड टू, क्रोमेटिड वन, क्रोमेटिड टू। और इन दोनों के पिताजी सेम है। देखो भाई, सेम सेंट्रोमियर से निकल रही है ना ये दोनों की दोनों क्रोमेटिड्स। सेंट्रोमियर कॉमन है, तो इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। और अगर इसके साइड में आप एक और क्रोमोसोम बनाएं विच इज होमोलोगस, तो उनकी क्रोमेटिड्स को आप इनका क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि उनमें सेंट्रोमियर डिफरेंट है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, क्योंकि आपको अभी यहां पर जैसे हमने दो क्रोमोसोम बना के बात समझाई थी, सेम चीज यहां पर आएगी। लेट्स से दिस इज मदर्स क्रोमोसोम, है ना। दिस इज फादर्स क्रोमोसोम, लेट्स से दिस इज फादर्स क्रोमोसोम, है ना। तो ये वाली जो है और ये वाली जो है, ये आपस में सिस्टर होंगी। इन दोनों के पिताजी सेम है। ये वाली जो है और ये वाली जो है, ये दोनों आपस में सिस्टर्स होंगी, इनके पिताजी सेम है। पर क्या ये वाली और ये वाली आपस में सिस्टर होंगी? नहीं। इन्हें क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि इन दोनों के पिताजी डिफरेंट है ना। तो इन्हें क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अब बताओ रिकॉम्बिनेशन कहां हुई? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाता है। देखो, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या इनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रही है? यस। तो अगर नीट में सवाल आता है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया रिकॉम्बिनेशन से, कि रिकॉम्बिनेशन होती कैसे है। यहां पर देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप किया। रिकॉम्बिनेशन होने के लिए यह जरूरी है कि लाल वाले का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर ब्लैक वाले पे आ जाए, और ब्लैक वाले का एक छोटा सा टुकड़ा टूट करके लाल वाले पे चला जाए। अब मैं क्या कह रहा हूं? टुकड़ा टूट के चला जाए। टूट के मतलब यहां पर एक हमें काटने वाला एंजाइम चाहिए रहेगा, जिसका नाम होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेड वाले का और ब्लैक वाले का छोटा छोटा टुकड़ा काटेगा, और लाइगेज जो कि चिपकाने का काम करता है, वो उसे चिपका देगा टू द रिस्पेक्टिव लोकेशन। ये जो एंजाइम और लाइगेज का कॉम्बिनेशन है, इसे मिला करके हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेज। यानी रिकॉम्बिनेशन में कौन काम आएगा? रिकॉम्बिनेशन में वो काम आएगा, एक काटने वाला एक जोड़ने वाला, तभी रिकॉम्बिनेशन होगी। इसे रिकॉम्बिनेज कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोफेज, जिसमें क्रोमोसोम आए और आपस में थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर बैठे। प्रोफेज वन आपका कंप्लीट। मेटाफेज में क्या होगा? अब पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो मेटाफेज वन में क्या हो जाएगा? मेटाफेज वन में क्या हो जाएगा? ये जो आपका एक सेल है, इस पे अब होमोलोगस क्रोमोसोम की जोड़ी है, तो दो प्लेट आपकी बन जाएंगी, बनेंगी सेंटर पे ही, दो प्लेट आपकी बन जाएंगी। तो इसके मेटाफेज में मियोसिस वन में फर्क क्या है? बस दो आपकी प्लेट बनेंगी। अब दो प्लेट बनेंगी तो खींचातानी का सिस्टम ही खत्म। खींचातानी का सिस्टम क्यों खत्म? क्योंकि मेरे भाई ये जो ऊपर वाला क्रोमोसोम है, ये ऊपर चला जाएगा, एनाफेज में नीचे वाला क्रोमोसोम आपका नीचे चला जाएगा। आधे आधे क्रोमोसोम बाइफरकेट हो गए, कोई सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई। एनाफेज में अपने सीधे सीधे ऊपर नीचे चले गए। टीलोफेज में अपने अपने कॉर्नर्स पे पहुंच जाएंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोबारा से मियोसिस 2 में जाना है, तो दोबारा से क्रोमेटिन बना के फायदा नहीं, क्योंकि पता ही है कि आगे सामने एक और टास्क रखा हुआ है। तो अपने आप को बहुत ज्यादा खोलेंगे नहीं, पैक्ड ही रहेंगे। थोड़ा बहुत अगर खुले होंगे तो प्रोफेज 2 में उन्हें हल्का सा पैक कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रोफेज में कंडेंसेशन ही होती है, और माइटोसिस की तरह वहां पे सारी चीजें होंगी। वहां पे क्योंकि अगले सेल में तो एक ही क्रोमोसोम जा रहा है ना, ये वाला, तो अगले वाले में क्या होगा? मियोसिस 2 के अंदर एक ही क्रोमोसोम ये जा रहा है, तो यहां पे ये आधा स्प्लिट भी होगा,
स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर एंड आपका डिवीजन ऑफ क्रोमेटिड्स भी, आधी क्रोमेटिड ऊपर आधी क्रोमेटिड नीचे, जो कि हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था। ये है भाई। अब थोड़ा देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या कहा जा रहा है और उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बीन सेड इन एनसीईआरटी। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट, और गैमेट जो है ये आपके बनते हैं स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल से। और गैमेट का बनना क्यों जरूरी है, सोच के देखो कि अगर दुनिया में मियोसिस नाम की कोई चीज नहीं है तो दुनिया का पहला जो डिप्लॉयड ह्यूमन होता और डिप्लॉयड फीमेल होती है ना, मेल और फीमेल, इनका बच्चा सीधा टेट्राप्लॉयड बनता, फिर ये किसी टेट्राप्लॉयड के साथ या हेक्साप्लॉयड के साथ या ऑक्टाप्लॉयड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता और आपका और ज्यादा प्लॉइडी का बनता, एंड इस हिसाब से आपकी प्लॉइडी बढ़ती 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 चली जाती। पर हमें क्या करना है, हमें इसे करना है रिस्टोर। हमें क्या करना है, हमें इसको मैनेज करना है। तो व्हाट वी विल डू कि भाई इनिशियली आपका डिप्लॉयड फीमेल है, डिप्लॉयड मेल है, मियोसिस हुई, हैप्लॉयड गैमेट बना, हैप्लॉयड गैमेट बना, दोनों फ्यूज कर गए, ये बच्चा भी क्या बना, डिप्लॉयड ही बना। इसकी भी फिर एक डिप्लॉयड बंदी से शादी होगी तो ये क्या करेगा, हैप्लॉयड गैमेट बनाएगा, हैप्लॉयड गैमेट बनाएगा, इन दोनों की फ्यूजन से फिर से आपका क्या बनेगा, डिप्लॉयड बच्चा बनेगा। यहां भी डिप्लॉयड बच्चा बना, यहां भी डिप्लॉयड पेरेंट थे, यहां भी डिप्लॉयड बच्चा बना, यानी बच्चे सारे डिप्लॉयड बने, गैमीट से सारे हैप्लॉयड बने, है ना। गौर से देखो, गैमीट से सारे हैप्लॉयड बने। तो किसकी वजह से हो पाया, मियोसिस की वजह से ही तो हो पाया। दैट्स व्हाई मियोसिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो मियोसिस क्या करता है, एंश्योर करता है द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेस इन द लाइफ साइकिल, जबकि फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, दो हैप्लॉयड सेल मिलके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब मियोसिस में क्या होगा देखो, सिर्फ एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगी, सिर्फ एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगी, लेकिन डिवीजन हो रही है दो बार, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, एक बार अगर डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी और होमोलोगस क्रोमोसोम यहां पर आके पेयर हो जाएंगे और नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे, है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थी, इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे 4 सेल बनेंगे जो कि क्या होंगे, आपके हैप्लॉयड होंगे आफ्टर मियोसिस 2। ये सारी बातें जनरल हैं, ये हमें पता है अच्छे तरीके से। अब देखो, पहले मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियर डिवीजन है, इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, एक सेल से दो सेल बनेंगे। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, छोटा सा इंटरवेल आएगा जिसे हम क्या बोले, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बाद क्या आएगा, प्रोफेज 2, फिर आपका मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, और फिर आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, यानी फिर से आपका क्या हो जाएगा, 2 के 4 सेल बन जाएंगे। यहां पे आकर के आपका मियोसिस 2 खत्म हो जाएगा, ये भी हम लोगों को पता है। सबसे पहले देखते हैं भाई प्रोफेज 1 क्या होता है। अब मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 सबसे कॉम्प्लेक्स है दोस्त, क्योंकि इसके 5 अलग अलग सब फेजेस भी है, सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो प्रोफेज ऑफ मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसी को पढ़ना है, इसी को पढ़ा है हमने अभी तक, तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना। इट्स बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, जिनका नाम क्या है, ला जरा पेन दे दे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या था, नाम ही है लिप्टो, यानी यहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, लिपटना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्रोमोसोम जो है दे बिकम ग्रेजुअली विजिबल, क्योंकि कंडेंस हो जाते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप में हल्के हल्के दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, और कंपैक्शन पूरे के पूरे लेप्टोटीन में चलती रहती है, यानी कि लेप्टोटीन का मेन मकसद है कंपैक्ट करना, कंडेंस करना आपके क्रोमोसोम को। ओके, अब आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में मैंने आपको Z बताया था, इसकी मिरर इमेज बनाओ तो S आपको दिखेगा, यानी S फॉर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पर बनेगा। क्रोमोसोम जो है साथ में पेयर कर लेते हैं एंड इसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं। सिनेप्स बनाने के लिए यहां पर आपके कुछ प्रोटीन्स आते हैं जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। इसे हम बोलेंगे बाइवेलेंट या टेट्राड, ठीक है। बाइवेलेंट या टेट्राड क्यों बोला, ये आपका एक क्रोमोसोम था, एक कंप्लीट क्रोमोसोम मतलब मोनोवेलेंट, तो 2 कंप्लीट क्रोमोसोम मतलब बाइवेलेंट। एक क्रोमोसोम को मोनोवेलेंट बोलेंगे, 2 क्रोमोसोम को बाइवेलेंट बोलेंगे। अब 2 क्रोमोसोम में यहां पर देखो कितने क्रोमेटिड है, 1 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायाड। 2 है ना, यहां पर भी क्या है, 1 2, इसे हम क्या बोलेंगे, डायाड। और डायाड डायाड मिलकर के क्या हो गया, टेट्राड।
डायाड डायाड मिलके हो गया टेट्राड। तो एक क्रोमोसोम मतलब मोनोवेलेंट, दो क्रोमोसोम मतलब बायवेलेंट। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड मतलब डायाड, तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयर कर जाएंगे तो इट बिकम्स टेट्राड। इनके बीच में क्या है, प्रोटीन्स हैं जो कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहे हैं। दिस इज द थिंग, दिस इज द केस। ठीक है, तो बायवेलेंट या टेट्राड बन जाएगा जो आगे फेजेस में और विजिबल होगा। ठीक है, जो कि नेक्स्ट स्टेज पे और बढ़िया विजिबल होगा, यानी आपका पकाइटिन के ऊपर, क्योंकि उसमें और बढ़िया तरीके से क्रॉसिंग ओवर होनी स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट टू स्टेजेस जो है प्रोफेज के रिलेटिवली शॉर्ट है, यानी आपका लेप्टोटीन जाइगोटीन तब भी छोटे हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर का जो मेन काम रहता है वो किसमें होता है, पकाइटिन में, सी फॉर क्रॉसिंग ओवर। तो ये थोड़ा आपका बड़ा फेज माना जाता है। इसमें क्या होगा, चार क्रोमेटिड्स जो है दो क्रोमोसोम की, ये आपकी क्लियरली अपीयर होने लग जाती हैं एज टेट्राड, यानी चारों के चारों क्रोमेटिड्स बढ़िया तरीके से पैक होकर दिखने लग चुकी हैं, है ना। अब यहां पे क्या होगा, रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे, यानी रिकम्बिनेशन में जो आपके क्रोमेटिड्स पास पास आके रिकम्बाइन होने लग पड़े थे उसे रिकम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं, है ना। तो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आएंगे और एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। अब यहां पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा और आपका डीएनए जो है दोनों क्रोमोसोम में हल्का हल्का चेंज होने लगेगा। ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है रिकम्बिनेशन, जिसमें जो एंजाइम लगा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेज। मैंने आपको बताया था इसमें काटने वाला एंजाइम है, जोड़ने वाला एंजाइम है, यानी आपका एंडोन्यूक्लियस एंड योर लाइगेज। अब रिकम्बिनेशन बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पकाइटिन, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रोमोसोम बस ऐसे अड़े हुए हैं लेकिन उनके बीच की क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, बस एक्स शेप स्ट्रक्चर बन चुका है जिसे हम कहते हैं कियाजमाटा। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो अब कियाजमाटा है लेकिन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया, कियाजमाटा है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया, अगले फेज में कियाजमाटा भी टूट जाएगा। तो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ रहने की कोशिश करते हैं, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर छूट जाता है बस, जिसे हम कियाजमाटा कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका डायकाइनेसिस, जिसमें आपका टर्मिनलाइजेशन या डिसोल्यूशन ऑफ कियाजमाटा भी हो जाता है एंड आपके क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गए, उनमें एक में सेकंड का थोड़ा सा पार्ट आ गया, सेकंड में फर्स्ट का थोड़ा सा पार्ट आ गया, तो वेरिएशंस आपकी आ चुके हैं। तो अब क्या होता है, प्रोफेज में फुल्ली कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम, तो फुल्ली कंडेंस हो चुका है, मियोटिक स्पिंडल आपका असेंबल होना स्टार्ट हो चुका है, यानी अब खींचातानी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि आगे से सेपरेशन भी होगी अगले फेजेस से। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस, वही जो प्रोफेज के एंड पे हुआ था, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गया, ईआर और जीसी गायब हो गए। कब आएंगे वापस, टीलोफेज पे आएंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आएगा मेटाफेज, प्रोफेज खत्म। अब यहां पर क्या होगा, बायवेलेंट जो है यानी दोनों क्रोमोसोम जो है वो दो मेटाफेजिक प्लेट बना लेंगे और इनको माइक्रोट्यूब्यूल यानी स्पिंडल फाइबर अलग अलग पोल से खींचेंगे, तो ये अलग अलग पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो एनाफेज में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम था ये सेपरेट कर जाएंगे और आपका क्रोमेटिड जो है ये सेंट्रोमेयर से ही अटैच रहेंगी, क्योंकि एक पूरा क्रोमोसोम ऊपर चला गया, एक पूरा क्रोमोसोम नीचे चला गया, तो क्रोमेटिड में कोई मारा मारी नहीं हुई, ये एज इट इज ऊपर, ये एज इट इज नीचे, तो कोई सेपरेशन के चक्कर में स्प्लिटिंग नहीं हुई यहां पे, है ना, कि हमने इस सेंट्रोमेयर को बीच में से काट दिया हो जो माइटोसिस में हुई थी, जो मियोसिस 2 में होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक क्रोमोसोम ऊपर एक क्रोमोसोम नीचे। ठीक है, टीलोफेज 1 देखो दोस्त, अब टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, एंड में न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है, साइटोकाइनेसिस होती है, जिसके बाद आपका क्या हो जाता है, सेल आपका दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, तो जो अलग अलग पोल्स पर डीएनए गया था वो आपका बढ़िया तरीके से अलग अलग एंड्स पर पहुंच करके थोड़ा सा डिकंडेंस हो सकता है, पर पूरा डिकंडेंस नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपका क्या आ रहा है, इंटरकाइनेसिस आ रहा है बीच में, इसे दोबारा से पैकिंग करनी पड़ेगी अदरवाइज। तो छोटा सा आपका फेज है इंटरकाइनेसिस, थोड़ी देर सेल सांस लेता है, आराम करता है, इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, क्योंकि अगला जो है इक्वेशनल डिवीजन है, तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं। अब देखो क्या हुआ, ये प्रोफेज 1, इसमें डीएनए आपका पैक होना स्टार्ट हो गया है, ये आपका मेटाफेज 1, दो मेटाफेजिक प्लेट बनी, ऊपर वाले क्रोमोसोम ऊपर, नीचे वाले क्रोमोसोम नीचे, तो कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है, ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले नीचे, एनाफेज में काम हो गया है, और यहां पर आपका न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह वापस आ गए और आपका एक हैप्लॉइड सेल जो है तैयार हो गया। वी हैव स्टार्टेड विद अ डिप्लॉइड सेल,
बट एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट एन हैप्लॉइड सेल। ठीक है, अब ये जो हैप्लॉइड सेल बने हैं ये आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ रेस्ट क्या करेंगे, अगले फेज में जाएंगे। तो ये आपका हैप्लॉइड सेल था, ये आपका हैप्लॉइड सेल था। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका नॉर्मल एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनी। अब इसमें जो सेंट्रोमेयर था ये फटेगा, ऊपर की क्रोमेटिड ऊपर, नीचे की क्रोमेटिड नीचे। तो यहां पर क्या होगा, सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग। यहां अब ये काम होगा, सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग एंड क्रोमेटिड सेपरेशन। एंड क्रोमेटिड सेपरेशन, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा, क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, एक क्रोमेटिड ऊपर, एक क्रोमेटिड नीचे, एंड फिर इनमें न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगी। तो हैप्लॉइड आपका एक सेल, हैप्लॉइड दूसरा सेल, हैप्लॉइड तीसरा सेल, हैप्लॉइड चौथा सेल, 4 सेल आपके क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए नेचर में। यानी ये कैसी है, इक्वेशनल डिवीजन है। तो मियोसिस 2 क्या है, ये आपका साइटोकाइनेसिस के बाद यानी फर्स्ट मियोसिस के बाद स्टार्ट हो जाएगी। और इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिप्रेजेंट अ नॉर्मल माइटोसिस, यानी जैसा माइटोसिस है वैसा यहां पर होगा। प्रोफेज में वही एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी गायब हो जाएगी और क्रोमोसोम कंपैक्ट हो जाएंगे। मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी या मेटाफेजिक प्लेट बनेगी जहां पर स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच हो जाएंगे। अब एनाफेज में क्या होगा, आपका स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होगा, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएगा जो कि अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देंगे। ये भी बात हमारी बेसिक है। एंड में क्या आ जाएगा, आपका टीलोफेज आ जाएगा, यानी कि दोनों जो आपके क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे ये आपके अलग अलग पोल्स पर पहुंच जाएंगे एंड 4 आपके सेल्स बन जाएंगे आफ्टर साइटोकाइनेसिस। दिस इज द थिंग। सिग्निफिकेंस देखो मियोसिस की कहां कहां काम आता है। सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही काम आता है। तो मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ अ specific chromosome number in each species is achieved across the generation of sexual reproduction करने वाले organisms में। ठीक है, got it। तो यहां तक की बात क्या हुई ये हम पहले समझ लेते हैं। यहां तक की बात क्या हुई, लेट से हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, मेल के अंदर फीमेल के अंदर। फीमेल में जब गैमीट बना तो 23 क्रोमोसोम आए, मेल के गैमीट में भी 23 क्रोमोसोम आए, दोबारा क्या हो गए 46। भाई इसकी भी शादी एक डिप्लॉयड बंदी से होगी तो इनके भी फिर गैमीट क्या बनेंगे 23 एंड आपको ओवरऑल क्या करना है, फिर इनको भी मर्ज करा देना है। तो भाई पिताजी के बच्चे के आए 46 क्रोमोसोम, इनके पोते की भी आए 46 क्रोमोसोम। ये जो आपकी यूनिफॉर्मिटी चल रही है किसकी वजह से चल रही है, मियोसिस की वजह से। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्यों जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्यों होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। रिकम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से। रिकम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर में आपने देखा था कि भाई रेड वाले क्रोमोसोम पे एक ब्लैक पार्ट आ गया, ब्लैक वाले पे रेड पार्ट आ गया। रिकम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर आपको यहां पर देखने को मिला। ठीक है, जिससे कि अडेप्टेबिलिटी ज्यादा बने। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। कहा जाता है वेरिएशन सर्व्स एज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन नहीं तो इवोल्यूशन नहीं। तो आपका एक्चुअल में वेरिएशन जो आती है वो क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन से ही आती है। दिस इज द थिंग एंड आई होप इट्स क्लियर। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है दोस्त। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में जहां पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, है ना, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। आई गेस मैं दिवाली के लिए घर जा रहा हूं यार, 4-5 महीने हो चुके हैं घर गए, मतलब मेरे दूसरे घर, पुश्तैनी घर है हमारा एक राजस्थान में। तो वहाँ आई गेस हम इस बार दिवाली बनाने का थोड़ा सा प्लान है। तो हो सकता है वहाँ जाएं तो लैपटॉप पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि पैनल तो उखाड़ के लेके नहीं जा सकता, लेकिन वीडियो ज़रूर मिलेंगी। इस बात का हम लोग एक वादा करते हैं आपसे, क्योंकि छुट्टी लेने का कोई प्लान नहीं है, बट सिंस लाइक पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न कि भाई जाना है तो जाना ही है। तो फॉलो कर लीजिए यार, और मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।